जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन की चर्चा करने वाले हैं। आज के सेशन में हमारा आज का टॉपिक होगा इंडियन एग्रीकल्चर। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसके टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे जो हैं फसल उत्पादकों में बहुत सारे देशों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है, दूसरे स्थान पर कौन है, या फिर राज्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं। गेहूं की जलवायु के बारे में पूछ लिया जाता है कि गेहूं के लिए कौन सी जलवायु उचित है, गन्ना के लिए, कपास के लिए जलवायु या मिट्टी किस प्रकार की उपयुक्त है। विभिन्न प्रकार की फसलों की बीमारी सब के नाम पूछ लिए जाते हैं। भारत में सीमांत जोत, ये सब का आकार सब पूछ लिया जाता है। तो आज के सेशन में ये हम सब टॉपिक, कृषि से संबंधित जितने सारे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे भारतीय कृषि की विशेषताएं, जीडीपी में योगदान, ये सब, भारतीय कृषि का महत्व, कृषि क्षेत्र की समस्याएं, भारत में भूमि सुधार के प्रयास, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, भारत में स्थानांतरित कृषि कौन कौन से हैं, जितने सारे फसलें हैं उसके जलवायु कौन कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से रोग हैं, ये सभी चीज़ें, नकदी फसलें, तिलहन फसलें, इन सभी चीज़ों की। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने सारे अनुसंधान संस्थान वगैरह है भारत में, जितने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बोर्ड वगैरह सब हैं, उसके बारे में, तो जितने टॉपिक हो सकते हैं एग्रीकल्चर से, हम सारे टॉपिक को आज के टॉपिक में हमने कवर कर दिया है। सेशन के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और केवल आज के सेशन से यदि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो कम से कम 6 से 7 नंबर आपका कन्फर्म है इस सेशन से आएगा ही, क्योंकि हमने इसमें इकोनॉमिक्स के रिलेटेड चीज़ें और ज्योग्राफी दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है, क्योंकि जलवायु से संबंधित चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है और जीडीपी में योगदान, उसके इंपॉर्टेंस से एग्रीकल्चर की जो चीज़ें होती है वो इकोनॉमिक्स के पोर्शन से लिया जाता है। लेकिन हमने सब चीज़ को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, तो कुल मिला के ये कंप्लीट सेशन होगा आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो, या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम पे हो। कुल मिला के 20-25 मिनट का सेशन रहने वाला है, लेकिन इसी सेशन से आपका 7 से 8 नंबर कन्फर्म है, यहाँ से मिलना तय है आपको, यदि आपने इसे कन्फर्म कर लिया तो। हमने आज के सेशन में एक और चीज़ जोड़ा है कि कई बार फसलों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि किस देश से आयात किए गए हैं। जैसे भारत में कॉफ़ी कहाँ से लाया गया था, धान की फसल कहाँ से लाया गया था, गेहूं की फसल कहाँ से लाया गया था। तो आज के हम सेशन में उन्हें भी कंप्लीट कर लिया है, जो एक्चुअली वास्तव में हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन हमने उसको आपको एग्रीकल्चर में एक जगह पर डालने के लिए उसे भी डाल दिया है इसमें। तो सेशन के अंत तक बने रहिएगा, और सेशन के बाद हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे, फ्री में है, सब कुछ मुफ्त है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर मोबाइल ऐप से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो हमारा वेबसाइट दिया गया है यहाँ से, या फिर जो हमारा टेस्ट साथी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप लिंक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। भारत में कृषि का महत्व, हम यहीं से शुरू करेंगे। भारत में कृषि के महत्व, सबसे पहले तो इसका रोजगार की दृष्टि से देखिए, बहुत ही मुख्य साधन है एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत की 50% से अधिक जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो ये तो इसका महत्व है ही। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है कृषि ही आजीविका का मुख्य आधार है। साथ ही साथ जीडीपी में भी योगदान देता है ये। जब भारत को आज़ादी मिली थी तब उस समय 50% से ज़्यादा योगदान देता था, लेकिन आज भी यह वर्तमान में 18 से 20% तक का योगदान देता है। ठीक है, तो 1/5 भाग जो है जीडीपी का, ये कृषि क्षेत्र से ही आता है। ये फ्लक्चुएट करते रहता है हर साल, ये 18 से 20% के एवरेज रहता है हर साल। साथ ही साथ कृषि जो है, अपने कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं उसके लिए रॉ मटेरियल भी प्रदान करता है। जैसे कि वस्त्र उद्योग है, तो वस्त्र उद्योग को कपास चाहिए, वो कृषि से प्राप्त होगा। चीनी उद्योग है, उसको गन्ना की चाहिए, वो एग्रीकल्चर से आएगा। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र है, जिसमें फल, सब्जी, अनाज या फिर बिस्किट वगैरह जो हैं, इनको कहाँ से चाहिए रॉ मटेरियल, ये एग्रीकल्चर से आएगा। तंबाकू उद्योग के लिए सिगरेट, बिगड़ी वगैरह बनाना है, सिगार बनाना है, तो ये सभी तंबाकू कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर से आएंगे। साथ ही साथ विदेशी निर्यात जब हम करते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार भी जो है हमें ये योगदान देता है। हम चीज़ों को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को निर्यात करते हैं तो उससे भी हमें फायदा होता है। खाद्य सुरक्षा के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा उल्लंघन जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भारत की अधिकतर आबादी गरीब है, और उसको हम कृषि चीज़ें पहुंचा के पीडीएस के माध्यम से जो है हम उसे खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए भी एक आधार है। सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिका भी रही है। जैसे भारत की जितनी सारी परंपराएं हैं, पर्व त्योहार हैं, जैसे कि बैसाखी हो, पोंगल हो, ओणम हो, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा भी बन चुका है। ग्रामीण विकास और संरचना, कृषि क्षेत्र में निवेश, बिजली सड़क जैसी बुनियादी ढांचाओं का भी विकास होता है। मनरेगा जैसी योजनाएं जो हैं कृषि क्षेत्र से ही जुड़ी हुई हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन के लिए भी ये जो है, इस दृष्टि से पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी कृषि का बहुत ही योगदान होता है, क्योंकि कृषि और वृक्षारोपण से क्या होता है, जल और मृदा का संरक्षण होता है, जल संरक्षण होता है, मृदा संरक्षण वगैरह चीज होती है। तो ये पर्यावरण के लिए भी दृष्टि है, ये कृषि के महत्व थे। ये मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग कृषि के टाइप्स देखते हैं कि कितने प्रकार के भारत में कृषि खेती की जाती है।
पहला है टाइप्स निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि किस इसके अनुसार मैंने इसके व्याख्या भी कर दी है। किसान अपनी जरूरतों के हिसाब से फसल उगाता है, व्यापार के लिए नहीं, केवल जितना उगाता है उतना ही खा लेता है। ठीक है, ये पुराने तरीके हैं भारत में, इसमें कम उत्पादन होता है। जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों हैं, यहाँ पर धान और बाजरे की जो खेती होती है वो निर्वाह कृषि का उदाहरण है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है केवल व्यापार करना और लाभ कमाना, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर जो है खेती होती है। इसमें बड़े जो है बड़ी जमीन में मशीनों का उपयोग होता है। जैसे भारत के जो पश्चिमोत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो खेती होती है, तो इन सभी चीज़ों में इस प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है। गहन कृषि का मतलब होता है कम भूमि में अधिक श्रम और अधिक निवेश से अधिक उत्पादन प्राप्त करने वाली जो कृषि होती है उसे गहन कृषि कहा जाता है। ऐसी कृषि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे क्षेत्रों में धान और गेहूं जैसे फसलों के लिए किया जाता है। आदिम निर्वाह कृषि जो है ये जंगलों में जो की जाती थी खेती, पुराने तरीके से प्रचलित तरीके थे। पारंपरिक उपकरणों से, हल बैल के माध्यम से या फिर कुदालों की सहायता से जो खेती की जाती है वही है। ये प्रचार जो है प्राचीनतम प्रणाली है भारत में और वारसा पर निर्भर है। खासकर ये झारखंड और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट जो जनजातीय इलाके हैं यहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है। भारत में रोपण कृषि भी प्रचलित है। एक ही फसल को व्यवस्थित तरीके से बड़े पैमाने पर जो रोपा जाता है तो इसे रोपण कृषि कहा जाता है। जैसे कि असम में जो चाय की खेती होती है, कर्नाटक में कॉफी की खेती और केरल में रबर की खेती जो है ये रोपण कृषि के उदाहरण है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है ऐसा नहीं कि दो चार फसलों को एक खेत में उगाना। मिश्रित कृषि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, मिश्रित कृषि का मतलब होता है खेती के साथ साथ पशुपालन करना। ठीक है, तब जाके मिश्रित कृषि होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही खेत में चार पांच धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया या फिर दाल उगा लिया, तीनों को एक ही खेत में रोप दिया तो मिश्रित कृषि होगी। मिश्रित का खेती मतलब होता है कृषि के साथ साथ पशुपालन। ठीक है, तब जाके होगा मिश्रित कृषि। तो सभी राज्य, आजकल भारत के जितने सारे राज्य हैं वहां पर मिश्रित कृषि ही की जाती है। सभी जो किसान होते हैं वास्तव में पशुपालन भी करते हैं। तो ये भारतीय कृषि की विशेषता है। स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है एक स्थान पर खेती करता है और जमीन को छोड़ देता है, क्योंकि जब वहां पर अनुपजाऊ हो जाता है तो फिर दूसरी जगह जाता है और दूसरी जगह फिर वहां से जंगलों को काटा और काट करके फिर सफाई किया, फिर खेती किया, फिर उसको भी छोड़ के आगे ले चला जाएगा। इसे झूम खेती भी कहा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं ये सब जनजाति लोग भारत में खेती की जाती है। वैसे भारत में इसे बैन लगा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि जंगलों के नाश करने से पर्यावरण का नुकसान होता है। चलवासी कृषि या पशुचारण। घास के मैदानों में पशुओं को चराने के लिए घूमते रहना या फिर अस्थायी निवास नहीं करना भी चलवासी कृषि अथवा पशुचारण, ये भी एक स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार है। फिर भी ये राजस्थान के जो रेवाड़ी जनजाति हैं और गुजरात की जो भील जनजाति है वो इस प्रकार की खेती करते हैं। स्थानांतरित कृषि के कुछ नाम देख लीजिए। तो हमने इसे कंपेयर करने के लिए आपको भारत के साथ साथ विश्व में भी जितने सारे स्थानांतरित कृषि हैं उसका नाम दे दिया है। नॉर्थ ईस्ट में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे झूम कृषि कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू, छत्तीसगढ़ को दीपा कृषि, बुंदेलखंड में व्यापार कृषि, ब्राजील में रोका कृषि, मलेशिया में लदान कृषि खील कहा जाता है। कहाँ पर? कमान, दुंगा, पामा और डरबी क्षेत्र में। कुमारी कृषि कहाँ पर फेमस है? उड़ीसा में। झम्मू कृषि पश्चिमी घाट में। कोडू अथवा पेंडा कृषि कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। व्यवहार अथवा डहिया कृषि मध्य प्रदेश में फेमस है। दीपा कृषि बस्तर जिला में। जारा और एरका कृषि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। बीरा और मशान कृषि मध्य प्रदेश में जो है फेमस है। अब हम थोड़ा वर्ल्ड लेवल पर कृषि को देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में जो झूम कृषि कहा जाता है, तुंगिया कृषि म्यांमार, लेदांग कृषि इंडोनेशिया, कैंगिन कृषि फिलीपींस में, रे कृषि वियतनाम, चेना कृषि कंबोडिया में कहा जाता है इसको, हाई कृषि कहा जाता है थाईलैंड में, रोका कृषि ब्राजील के अमेजन बेसिन में, कोनुको कृषि कहा जाता है वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्र में, मिल्पा कृषि कहा जाता है मध्य अफ्रीका में, मिल्पा या फिर रोजस कृषि कहा जाता है मैक्सिको अथवा मध्य अमेरिका का जो रीजन होता है उसमें। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरित कृषि, इसे स्लैश और बर्न यानी कि काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। ये अफ्रीका के जो जनजाति लोग हैं वो सब इस प्रकार की कृषि करते हैं। टैबी कृषि मेडागास्कर के रीजन में किया जाता है। ये सभी जो है स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। भारत में कई सारे फसलें और उसकी ऋतुओं के अनुसार बांटी जाती है, जैसे कि रबी फसल, खरीफ फसल और तीन जायद फसल, इसे तीन प्रकार में बांटा जाता है। रबी फसल जो है शीत ऋतु में बुआई जाती है, जैसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, ये सभी रबी फसलें हैं। जायद फसल, खरीफ फसल। खरीफ फसल इस मौसम, अभी जो वर्तमान जून जुलाई का जो महीना है यही फसल है जो है खरीफ फसल का मौसम है। ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी दिसंबर में जाकर के। इसमें धान सबसे बड़ा मेजर फसल होता है। धान, मक्का, बाजरा, कपास, मूंग, सोयाबीन, ये सभी खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। अगला है जायद फसल।
जायद फसल ये बीच का जो मौसम होता है, खरीफ और रबी के जो बीच का मौसम होता है, इसमें जायद फसल बोया जाता है। जैसे मार्च अप्रैल में बो दिया गया और फिर जून जुलाई में इसे काट लिया गया। इसमें खीरा, ककड़ी, भिंडी, तरबूज और खरबूज जैसी जो चीज़ें होती हैं, ये जायद फसलों के उदाहरण है। इसके 1-2 महीना में इसकी खेती हो जाती है। अब प्रमुख कृषि क्रांति, कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतियां आई थी उसके संबंधित हम लोग कुछ जानकारी देख लेते हैं। हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक हैं विश्व स्तर पर, लेकिन भारत में इसके जनक हैं स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति खाद्य और तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, कोयला उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा अथवा पोल्ट्री उत्पादन से। और धूसर क्रांति या ब्राउन क्रांति कहा जाता है उर्वरक उत्पादन से संबंधित चीजों को। अब हम कुछ फसलों के किस्में देख लेते हैं और रोग, उसके विशेष तथ्य, जितने सारे चीजें हो सकती है हम सारी चीजों को इसमें कंबाइन कर दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। आप इस टेबल को जो है किसी ऐसे जगह चिपका दोगे जहां पर बार बार आपकी नजर जाता हो, जैसे कि शीशा देखने वाला जगह हो, यहाँ पर जहाँ पर सब सोने जाते हो, दिन में 1 से 2 बार देख लेना, क्योंकि हमने कई सारे डाटा को एक ही चीज में शामिल कर दिया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ गेहूँ, इसके लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए, तो शीतोष्ण जलवायु चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए वर्षा 50 सेंटीमीटर। इसके लिए रोग कौन कौन सा है, तो रस्ट रोग जो है ना, ये गेहूं से संबंधित रोग है। ठीक है। इसकी प्रमुख प्रजाति राज 3077, ये गेहूं की एक प्रजाति है। प्रमुख उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। और इसमें विशेष क्या है, तो विशेष है गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आप देख सकते हो कितने सारे डायमेंशन को हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी चीज़ों को एक जगह एक टेबल में मर्ज कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आप इसे जरूर कहीं पर जाके सेव कर लेना। दूसरा है चावल अथवा धान। इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। 25 सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान चाहिए। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा का वर्षा चाहिए। अम्मन, आस, बोरो और नवराई ये सभी धान की किस्में हैं। इसकी विशेष ये है कि गोल्डन राइस एक आता है जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है। गेहूं का जो धान का जो सबसे खतरनाक रोग होता है उसे खैरा रोग कहा जाता है। और धान का जो खैरा रोग होता है वो धान में जिंक की कमी से हो जाता है। सबसे अधिक उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। धान की खेती करने में नील हरित शैवाल बहुत ही ज्यादा जो है उपयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा धान के खेतों में हरे हरे जो पानी जब लग जाता है, जम जाता है, तो उसमें हरे हरे शैवाल आ जाते हैं। ये इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मक्का, इसके लिए अर्धशुष्क जलवायु, 18 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 50 से 100 डिग्री सेल्सियस का वर्षा चाहिए। शक्तिमान और शक्तिमान 2 ये मक्का की किस्में हैं। विशेष क्या है कि इसका जो उपयोग है वो बायोडीजल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मक्का का। इसमें जीन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता था गेहूं में, और यहाँ पर जेन प्रोटीन पाया जाता है। मक्का ऐसी फसलें हैं जो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। और यदि हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। दलहन उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा बढ़िया जो दलहन है वो चना और अरहर सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। इसकी स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक उत्पादन की राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा। लेकिन यदि हम चना की बात करें तो चना में ओवरऑल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश है, लेकिन चना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है ये पूरे देश में एक रीजन के मामले में सबसे ज्यादा है। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। और मटर की एक किस्म है जिसे अपर्णा, अपर्णा ये मटर की किस्म है, ये पूछा गया प्रश्न। तिलहन एक नगदी फसल है। इसमें मूंगफली, सरसों, तुरिया, सूरजमुखी ये सभी इसकी किस्में हैं। मूंगफली सबसे ज़्यादा भारत में गुजरात में उगाया जाता है। सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। और सूरजमुखी सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में उगाए जाते हैं। ज्वार, इसके लिए 40 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। 25 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान ज़्यादा जरूरी होता है। और सबसे बड़े उत्पादक राज्य इसके महाराष्ट्र हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ समय में इसी ज्वार की खेती की जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में खरीफ और रबी यानी कि सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में इसकी खेती की जाती है। यदि हम कपास की बात करें तो कपास की जो एग्रीकल्चर होता है वो उष्ण और उपोष्ण जलवायु में की जाती है। 65 से 85 सेंटीमीटर, 60 से 85 या 80 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। इसके रेशा से बीज प्राप्त होता है, ये इसकी विशेषता है। और सबसे बड़े उत्पादक राज्य जो है भारत का पश्चिम राज्य जो है गुजरात और महाराष्ट्र सबसे बड़े उत्पादक राज्य होते हैं। कपास के इंपोर्टेंस को देखते हुए इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड यानी कि श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है कपास को।
अब हम गन्ना पर आ जाते हैं। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जरूरत होता है इसको। वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है इसको। सबसे बड़े जो उत्पादक राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र उत्पादकता के मामले में दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है। किस्में की बात करें तो इसकी जो प्रजाति है CO 238 इसकी किस्में हैं, COJ 64 ये भी गन्ना की प्रजाति है। यदि और विशिष्टता की बात करें तो इसके पर आधारित जो बहुत सारे जो है उद्योग भी हैं। गन्ना के उत्पादन पर आधारित गन्ना जो है चीनी उद्योग को रॉ मटेरियल प्रदान करता है, गुड़ उद्योग को रॉ मटेरियल, शीरा उद्योग को इथेनॉल उत्पादन के लिए भी ये रॉ मटेरियल प्रदान करता है। गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर में स्थित है, जो कि ICAR के अधीन काम करता है। कपास उत्पादन की यदि हम बात करें तो कपास उत्पादन जो है उष्ण और उपोष्ण जलवायु में इसकी खेती की जाती है। 21 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, 60 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, और इसके लिए काली रेगूर मिट्टी जो है बहुत ही बेस्ट होता है। कपास की खेती जो है भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं और दक्षिणी राज्य, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपास की खेती होती है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना जो है। भारत में सबसे रेशा देने वाली एक फसल है। BT कॉटन जो है भारत में इसे परमिशन दे दिया गया है। ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास की प्रजाति है, ठीक है। तो भारत में एकमात्र फसल है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और भारत में परमिशन दे दिया गया है इसकी खेती करने का। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। MCU5 और बन्नी ये कपास की प्रजाति है, ये इसका याद रखिएगा, बन्नी एक कपास की प्रजाति है। रेड रॉट रोग जो है कपास का सबसे खतरनाक रोग होता है। इसे बॉल वर्म भी है, जो ये बंधुआ लट कहा जाता है इसे, ये भी कपास की एक बीमारी है। जूट एक उष्ण जलवायु की कृषि है। 24 से 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए और 100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, पूरे भारत में 70% से ज़्यादा का योगदान देता है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक असम और तीसरा बिहार है। जल शरण विधि से इसका रेशा निकाला जाता है। जब जूट उत्पादन हो जाता है तो उसको काट करके क्या किया जाता है, किसी तालाब में डुबो दिया जाता है, और 1 महीने 1.5 महीने रहने के बाद वो खुद ही जो उसका जो है डंठल को छोड़ देता है इसका जूट, तब उसमें से निकाल लिया जाता है। इसका विशेष क्या है, ये पर्यावरण अनुकूल है। ये बोरा, चटाई या फिर कालीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसे भी गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारतीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में। तो ये इसकी बातें हो गई। टोबैको ये अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा, दोमट मिट्टी चाहिए इसको। सबसे बड़े उत्पादक राज्य जो है गुजरात है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर। ये किस उद्योग को अपना जो है रॉ मटेरियल प्रदान करता है, बीड़ी उद्योग को, गुटखा उद्योग को, सिगरेट उद्योग और दवा निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। GT5 और आनंद ये तंबाकू की किस्में हैं। इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि ये विदेशी मुद्रा का अर्जन भी करता है, क्योंकि ये सप्लाई भी किया जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। तो ये इसकी चीज़ें हो गई। आप लोगों ने देखा ये जो हमने टेबल बनाया है बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ से आप कई सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। इसे आप कहीं पर प्लीज चिपका लीजिएगा, बार बार नज़र पड़नी चाहिए, क्योंकि ध्यान हट सकती है आपकी। भारत में जो सिंचित क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा सिंचित फसल है जो है गेहूँ है। भारत का सबसे ज़्यादा सिंचित फसल गेहूं है। दूसरे स्थान पर चावल, सबसे ज़्यादा गन्ना हो गई पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर गेहूं, चावल तीसरे स्थान पर और तिलहन चौथे स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना जो है सिंचित जो है फसलें हैं सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। भारत का जो कृषि, उत्तर प्रदेश का कृषि निर्यातक जोन कहा जाता है लखनऊ, सहारनपुर और आगरा के रीजन को। उत्तर प्रदेश के आलू निर्यातक जोन जो है क्षेत्र, वो आगरा रीजन है। उत्तर प्रदेश की जो बकरी का नस्ल है वो जमुनापरी है। झुलसा रोग आलू से संबंधित है। ललित ये अमरूद की किस्में हैं। अंगोरा ये बकरी की प्रजाति है जो उनमें प्रसिद्ध है। किसान वही योजना 1992 से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का पहला दुग्ध संघ जो है ये लखनऊ में गठित किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के गठन पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र जो है 9 है और बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन होता है। ये हमने क्वेश्चन बैंक से उठाया था, RO के एक जगह मिला, यूपी से रिलेटेड, हमने सारे को आपको यहाँ पर डाल दिया है। किसान जो है सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशनल कर्ज लेते हैं, संस्थागत कर्ज, वो सबसे ज़्यादा कर्ज जो है केरल को मिलता है सबसे ज़्यादा। यहाँ के हर किसान को लगभग जो है 2.25 लाख का कर्ज लिया है सबसे ज़्यादा। तो संस्थागत ऋण लेने के मामले में केरल पूरे देश में सबसे ऊपर है
आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर और तमिलनाडु चौथे स्थान पर है संस्थागत ऋण यानी कि बैंकों से ऋण लेने के मामले में। प्रमुख कृषि बोर्ड और उसके मुख्यालय, कॉफी बोर्ड बेंगलोर, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस तरह के बोर्ड के नाम भी पूछ लिए जाते हैं एग्रीकल्चर से और कई बार पूछे भी गए हैं। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में, मत्स्यिकी बोर्ड हैदराबाद में, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में स्थित है। अब हम कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेते हैं एग्रीकल्चर से, ये भी कई बार मैच करो में पूछ लिए जाते हैं या फिर सिंगल स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय चीनी संस्थान कानपुर में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, भेड़ प्रजनन फॉर्म हिसार हरियाणा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु, डेयरी विकास उद्योग बोर्ड कहाँ पर, आनंद गुजरात में, मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर, जेनेवा में, FAO रोम इटली, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में स्थित है। ठीक है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से, पीसी कल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल और सब्जियों की बागवानी की खेती करना का अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर के तहत मधुमक्खी अथवा शहद उत्पादन से संबंधित की जाती है खेती, फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन से संबंधित है, सिल्वीकल्चर वन संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है, बर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है, ओलेरीकल्चर ये पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि से संबंधित है, मोरी कल्चर ये शहतूत की खेती से संबंधित है। भारत में जोतों का आकार ये हजारों बार अब तक पूछा जा चुका है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम वाली जो भूमि होती है उसे सीमांत जोत कहा जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा इसी का रीजन है। ठीक है, 67% भारत की जो खेत हैं वो सीमांत जोत ही है। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर वाली जो भूमि होती है उसे छोटी जोत कहा जाता है। भारत में 18% इसका योगदान है भारत के कुल क्षेत्र में। मध्य अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर वाली भूमि ये 10% है। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर 4% मात्र, और सबसे कम है बड़ी जोत जो 10 हेक्टेयर से अधिक वाली जो भूमि होती है उसे कहा जाता है। भारत की सिंचाई परियोजना हजारों बार अब तक पूछा गया है ये प्रश्न। बृहद सिंचाई परियोजना जिसकी क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो उसे बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर की जो सिंचाई क्षेत्र वाला जो रीजन होता है नहर परियोजनाएं उसे मध्यम सिंचाई परियोजना, और लघु सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से कम का जो होता है वो शामिल किया जाता है। भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का 47.6% भाग सिंचित है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई जो है नहरों से होती है। अब हम लोग कुछ पशुपालन से चीजें देख लेते हैं। खुरपका और मुंहपका रोग जो है वायरस के कारण फैलता है, और ये सभी पालतू जानवरों में ये कॉमन है, सभी पालतुओं में ये होता है। नील जिह्वा रोग ये भी वायरस के कारण होता है, जो खासकर छोटे छोटे जो मवेशी होते हैं भेड़ बकरी या फिर भैंसों में होता है। कोंकणी रोग ये भी वायरल डिजीज है जो गाय भैंस और भेड़ को प्रभावित करता है। गिल्टी रोग एक बैक्टीरियल डिजीज है जो गला धोंटू रोग होता है जो गाय और भैंसों को प्रभावित करता है। लंगड़ा बुखार भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो बकरी घोड़ा और गाय को प्रभावित करता है। थनैला रोग बैक्टीरिया से होता है जो सभी पालतू पशुओं को प्रभावित करता है। निमोनिया जो है जीवाणु से फैलता है, गाय भैंस भेड़ बकरी सभी जीवों को प्रभावित करता है। चेचक ये भी जानवरों को भी होता है, जीवाणु से फैलता है, गाय भैंस बकरी को प्रभावित करता है। टीबी गाय भैंस बकरी। मिल्क फीवर ये कैल्शियम की कमी से हो जाता है और ये गाय की बीमारी है मिल्क फीवर। ठीक है। दुग्ध रोग जौन रोग जीवाणु से संबंधित है, ये गाय भैंस और बकरी को प्रभावित करता है। संक्रमण जनित गर्भपात ये जीवाणुओं से होता है, इसमें मवेशियों का गर्भपात हो जाता है, बच्चे जो हैं पूरा अपना अपना जो अवधि है वो पूरा किए हुए ही पैदा हो जाता है, तो इसे गर्भपात कहा जाता है। ये गाय भैंस बकरी और सुअर को प्रभावित करता है। कृषि से संबंधित कुछ वैज्ञानिक फैक्ट देख लीजिए। अच्छा, इससे पहले भारत में रेशम के कुछ प्रकार और क्षेत्र देख लीजिए। भारत में ईरी रेशम का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा असम में होता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है 69% का योगदान देता है। भारत में टसर रेशम सबसे ज्यादा जो है झारखंड में 74%, मूंगा रेशम सबसे ज्यादा असम में, और शहतूत रेशम सबसे ज्यादा कर्नाटक में। और यदि आप ओवरऑल की बात करें सबसे ज्यादा किस रेशम का उत्पादन होता है तो मूंगा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और ईरी टसर मूंगा शहतूत ये सभी रेशम के प्रकार हैं, रेशम की प्रजातियां हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और रेशम के जो उत्पादक राज्य हैं वो भी आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा योगदान असम ही देता है। कृषि से जुड़े कुछ वैज्ञानिक फैक्ट। कीटों में यकृत नहीं पाया जाता किंतु लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। धान में तना
छेदक कीट का प्रभाव होता है, तो छेदक एक कीट है जो धान में पाया जाता है। माहू सरसों में पाए जाने वाला एक कीट है। फेवरिन रोग मधुमक्खियों को प्रभावित करता है। लाख में क्या पाया जाता है, तो लाख में सबसे ज्यादा जो है रेजिन पाया जाता है। शहद में शर्करा कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 78%। टिड्डियों का प्रवेश भारत में कहाँ से होता है, राजस्थान से होता है सबसे ज्यादा, और राजस्थान में कहाँ से आता है, तो अफ्रीका से आता है। ठीक है, ये सभी बायोलॉजी से प्रश्न है, मैंने बायोलॉजी के प्रश्न को जो PYQ से उठा करके यहाँ पर डाल दिया है। वैश्विक कृषि उत्पादन से संबंधित देख लीजिए, दलहन उत्पादन सबसे ज्यादा जो है भारत में होता है और पोलैंड दूसरे स्थान पर। मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादक चाइना में, भारत दूसरे स्थान पर है। चावल सबसे ज्यादा चाइना में, भारत दूसरे स्थान पर, बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना में, भारत दूसरे स्थान पर। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका में, चीन दूसरे स्थान पर है। जूट सबसे अधिक भारत में, बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। आलू सबसे अधिक चाइना में, भारत दूसरे स्थान पर। सूरजमुखी यूक्रेन सबसे ज्यादा, रूसिया दूसरे स्थान पर। गन्ना सबसे ज्यादा ब्राजील में और भारत दूसरे स्थान पर। सेब चाइना सबसे ज्यादा और भारत का स्थान 5वां है। मसाला सबसे ज्यादा भारत में। चाय सबसे ज्यादा चीन और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। कॉफी हरी वाली ब्राजील पहले स्थान पर है। कोकोआ बीन्स कोट डी आइवोर घाना ये पहले और दूसरे स्थान पर है। तंबाकू चाइना पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा मैंने तो इसमें 4-5 दे दिया है, लेकिन कम से कम आप 3 डाटा जो है याद रखिएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। ये भी आप एक लिस्ट बना के बार बार इसका रिवीजन कर लीजिए, कम से कम 7-8 नंबर यहाँ से फाइनल है, पक्के हैं। ये भी बायोलॉजी के हैं, लेकिन हमने आप लोगों को एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसलिए हमने एक जगह दे दिया है। आम केला और पपीते का जो खाने वाला भाग होता है वो मध्य फलवृत्ति होता है। केले का खाने वाला जो भाग होता है मध्य फलवृत्ति के साथ साथ अंतः फलवृत्ति भी खाने योग्य होता है। सेब और नाशपाती का जो पुष्पांजल वाला जो भाग होता है थैलमस, वो खाने योग्य होता है। लीची का एरिल भाग खाने योग्य होता है। अंगूर और अमरूद का प्लेसेंटा भाग खाया जाता है। टमाटर का फलवृत्ति या पेरिकार्प खाया जाता है। नारियल का एंडोस्पर्म कैलेंटिन्स या एम्ब्रियो को खाया जाता है, उसके भ्रूण को। नारियल का रसादार जो होता है जूसी हेयर, उसे खाया जाता है। शहतूत का परिदल पुंज खाया जाता है। बादाम का बीज खाया जाता है। चावल गेहूं जौ और मक्के, इनका एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण खाया जाता है। सब्जियों में कड़वापन और गंध के कारण, ये भी बायोलॉजी के प्रश्न है, लेकिन हम लोगों ने आपको लिए यहाँ पर डाल दिया है। मूली में जो तीखापन होता है उसका कारण आइसोसाइनेट होता है। मिर्च में चरपराहट का कारण होता है कैप्सिसिन। खीरे में जो कड़वाहट होती है उसका कारण होता है कुकरबिटेसिन। प्याज में गंध का कारण होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में गंध का कारण होता है एलासीन। करेला में जो कड़वीपन होता है उसका कारण होता है मेमोडिकोसाइट। आलू के हरे रंग का कारण होता है सेलेमीन। टमाटर के लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। प्याज में लाल रंग का कारण होता है एंथ्रोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग के कारण होता है कैप्सोथीन। गाजर में लाल रंग का कारण होता है एंथ्रोसाइनिन। हल्दी में पीलेपन का कारण होता है कुरकुमीन। चने की पत्ती में खटास के कारण होता है ऑक्जेलिक एसिड, इसमें पाया जाता है, इसलिए खट्टे होते हैं। नींबू में फलों में संबंधित जो खनिज तत्वों के होने वाले जो रोग हैं वो देखिए। नींबू में डायबैक रोग हो जाता है जो कॉपर की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग हो जाता है, या फिर ऐसे समझिए कि लिटिल लीफ रोग जो है किस चीज से संबंधित है, नींबू से। इसमें कॉपर की कमी से होता है। लिटिल लीफ रोग जो है नींबू के साथ साथ आम और बैगन में भी हो जाता है, ये जिंक की कमी से होता है। डैगनाला रोग अंगूर में होता है, ये बोरोन की कमी से होता है। साथ ही डैगनाला रोग नींबू में भी होता है, ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। फल विकृत होने लगती है अमरूद की, ये जिंक की कमी से होने लगता है। पत्तियां में झुलसा रोग या फिर जलना रोग होते हैं, ये लीची में होता है, ये पोटेशियम की कमी से होता है। आंतरिक ऊतकों का क्षय होने लगता है, अंदर से सड़ने लगता है, ये बीमारी कटहल की समस्या है, ये बोरोन की कमी से होता है। पशुओं के रोग और उससे संबंधित जो चीजें हैं वो देखिए। रिंग वर्म का कारण होता है, पशुओं में जो रिंग वर्म होता है उसका कारण फफूंदी आक्रमण होता है। पशुओं में जो है टेप वर्म का कारण होता है अंतःपरजेमी। पशुओं का जो डैगनाला रोग होता है वो भोजन में सेलेनियम की अधिकता के कारण हो जाता है। पशुओं में यदि काला अजगर नामक रोग हो जाता है, ब्लैक क्वार्टर रोग, ये प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण होता है। पशुओं का रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से, डायबिटीज रोग हार्मोन के असंतुलन से, हीमोफीलिया रोग अनुवांशिक रोग होता है, और मांसपेशियों में जो पशुओं का संकुचन होता है ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ऐसा होने लगता है। भारत के कृषि से संबंधित कुछ डाटा देख लीजिए। चावल उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा तेलंगाना दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर।
गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर। मक्का सबसे ज्यादा कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश। मोटे अनाजों में कर्नाटक सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। ऑयल सीड्स की बात करें तो मूंगफली में गुजरात पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। सरसों अथवा रैपसीड के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। यदि हम चना की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, अरहर की बात करें तो कर्नाटक सबसे ऊपर, गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, कपास में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये एक द्वितीयक उत्पादक राज्य हैं इसके। भारत में विभिन्न फसलों का आगमन कैसे हुआ उसे समझने देखिए। भारत में कॉफी जो है वो अरब अथवा इथोपिया से लाया गया था, बाबा बुदन के द्वारा लाया गया था 1670 ईस्वी या फिर 17वीं सदी में। भारत में चाय जो है चाइनीज द्वारा लाया गया था, चाइना से लाया गया था, और किसके द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था 1830 ईस्वी में। भारत में तंबाकू अमेरिका से लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं सदी में। भारत में मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं सदी में। आलू भारत में कहां से लाया गया था, दक्षिण अमेरिका से पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं सदी में। टमाटर भारत में पेरू से लाया गया था, दक्षिण अमेरिका से पुर्तगालियों के द्वारा, यह भी 16वीं सदी में लाया गया था। भारत में भिंडी अफ्रीकी से लाया गया था, अफ्रीकी व्यापारियों के द्वारा, मध्यकालीन भारत में लाया गया था। भारत में मकई जो है मैक्सिको से लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में। काजू ब्राजील से पुर्तगालियों के द्वारा। अनानास ब्राजील से पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगाली जितने भी चीज लाए सारे 16वीं सदी में। सूरजमुखी अमेरिका से लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और ये 18वीं 19वीं सदी में लाया था। गाजर अफगानिस्तान से लाया गया था मुगल काल के दौरान 17वीं शताब्दी में। पपीता जो है मैक्सिको से लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं सदी में। अमरूद पेरू से लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा। नाशपाती यूरोप से लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 19वीं शताब्दी में। स्ट्रॉबेरी यूरोप से लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। सेब की प्रजातियों को यूरोप अथवा अमेरिका से लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। रबर ब्राजील से लाया गया था अंग्रेजों द्वारा 19वीं शताब्दी में, और इसे केरल में लगाया गया था। नील यानी कि इंडिगो, ये अफ्रीका अथवा एशिया से लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, 18वीं सदी में भारत में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कपास को अमेरिका से लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 19वीं शताब्दी में। ये सभी टेबल याद रखिएगा। भारत में भूमि सुधार, भूमि सुधार का उद्देश्य था किसानों को भूमि का स्वामित्व का अधिकार देना, भूमि वितरण में समानता लाना और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना। भूमि सुधार के प्रयास, पहली बार उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का प्रयास किया गया था 1950 के बाद। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था भारत में। इससे किसानों को सीधे जो है जमीन का मालिकाना हक मिल गया था, बीच में जो जमींदार बिचौलिया होते थे इसके तहत हटा दिया गया था। भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण किए, भूमि का सीलिंग किया गया था। इसके तहत सरकार ने तय किया था कि एक व्यक्ति केवल निर्धारित सीमा तक ही भूमि रख सकता है, और बाकी की जो उसके पास जमीन है वो गरीबों को वितरित कर दिया जाएगा। इसे भूमि का पुनर्वितरण भी कहा जाता है। भूमि का कंसोलिडेशन यानी कि भूमि का समेकन, गरीब लोगों के पास जो छोटी छोटी भूमियां हैं उसमें साइंटिफिक खेती नहीं की जा सकती, इसलिए 10-12 लोगों को एक साथ मिला करके एक बड़ा खेत का बनाया जाए और उसमें खेती की जाए। इसके लिए भूमि का समेकन आवश्यक था। इसके लिए सहकारी कृषि भारत में शुरू की गई थी। पट्टा अधिकार और रजिस्ट्रेशन, किसानों के नाम रजिस्टर कर उन्हें कानूनी अधिकार दिए पड़ जाने की व्यवस्था की गई थी। तो भारत में जो भूमि सुधार किया गया था इसके तहत ये 4 उपाय किए गए थे। ठीक है। भारत में हरित क्रांति, ये पहला चरण वाला है। 1966-67 में शुरू किया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा, लेकिन इसे सहयोग किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। ये इसे नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था बाद में। इसकी विशेषताएं थी, इसमें HYV बीजों का प्रयोग किया गया था। इसे हाइब्रिड बीज या उच्च उपज देने वाले बीज भी कहा जाता है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था। हरित कृषि में जो है इसमें सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की गई थी। ट्रैक्टर से, थ्रेशर मशीन से, ट्यूबवेल आदि से इसकी खेती भी की गई थी। हरित क्रांति के फायदा क्या हुए? फायदा ये हुए कि भारत अब खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। गेहूं और चावल की पैदावार में अभूतपूर्व उत्पादन में वृद्धि हुई थी। 2 गुना 3 गुना से कई ज्यादा उत्पादन में वृद्धि हुआ था। किसानों की आय में वृद्धि हुई थी। निजी निवेश और तकनीकें अपनाने में भी प्रवृत्ति हुई थी। हरित क्रांति की हानियां भी हुई थी। क्या हानि हुई थी? ये केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा था। ये केवल चावल और गेहूं पर ही केंद्रित रहा, कोई दूसरी दलहन जैसी तिलहन जैसी फसलों पर ध्यान नहीं दिया था। इससे भूमि की उर्वरता घटने लगी थी, क्योंकि इसमें रासायनिक केमिकल का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था। जल स्तर में गिरावट देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्यूबवेल की सिंचाई से भूमि में जल स्तर में गिरावट देखने को मिली थी। छोटे और किसान सीमांत जो है इससे इसका फायदा नहीं मिल पाया, तो ये इसकी कमियां थी। प्राकृतिक असंतुलन भी पैदा हुआ इससे, मिट्टी, जल, पर्यावरण सभी को प्रदूषण होने लगा था।
द्वितीय हरित क्रांति शुरू की गई थी। पहली हरित क्रांति में जो कमियां रह गई थी उसी को दूर करने के लिए दूसरी हरित क्रांति लाई गई थी, और इस बार पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत और आदिवासी क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा देने इसका उद्देश्य था। इसकी विशेषता थी ये अनाज के साथ साथ अन्य फसलें भी जैसे धान, जो है दलहन तिलहन और फल फूल पर भी जोर देने की खेती की जो है कोशिश की गई थी। इसमें पर्यावरण को भी जो है ध्यान में रखा गया था। जैविक खेती के साथ साथ टिकाऊ कृषि की कल्पना की गई थी। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को भी केंद्र में रखा गया था। इसमें जल संरक्षण के साथ साथ सिंचाई सुधार और प्राकृतिक संसाधनों पर भी ध्यान दिया गया था। ई नाम, मार्केट एक्सेस, मूल्य संवर्धन जैसी दिशाओं में भी प्रयास किया गया था। भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न है विशेषता, भारत में भूमि जोत का आकार छोटा है। अधिकांश किसानों के पास, हमने देखा ना 70% किसानों के पास जो है सीमांत भूमि है, 1 से 2 हेक्टेयर वाली भूमि है। छोटी जोतों में जो है आधुनिक तकनीकें, ट्रैक्टर से खेती, थर्मेसी मशीन से खेती संभव नहीं होता। सिंचाई की कमी है। केवल भारत की जो 47% खेतें हैं, लगभग आप 50% मान सकते हो सिंचित भूमि है, बाकी सारे मानसून पर निर्भर है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। परंपरागत खेती है, मतलब आज भी पुराने तरीके हैं, हल बैल देसी तरीके से खेती की जाती है, इसलिए इसमें उत्पादन कम हो जाता है, लागत बहुत ज़्यादा लग जाता है। हाइब्रिड जो है गुणवत्ता वाले बीज कम मिलते हैं। खाद कीटनाशकों की कमी है यहाँ पर। ठीक है, ये भी इसका कारण है। ऋण की समस्या, किसानों को बैंकों से आसानी से ऋण नहीं मिल पाता। मजबूरी में वे साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, और वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक समस्या है। फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। यदि बढ़िया से खेती कर भी लिया जाए तो किसान के घर में जो है फसल रखे रखे खराब हो जाते हैं। कभी 10 रुपये टमाटर मिलता है तो कभी 200 रुपये टमाटर मिलता है। ठीक है, तो ये सभी समस्याएं हैं। बाजार व्यवस्था और भंडारण की भी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त गोदाम नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इसलिए खराब होने वाले जो फसल होते हैं तुरंत बर्बाद हो जाते हैं। कृषि का अस्थिर और जोखिम भरा जो है, भारत में मानसून बहुत ही अस्थिर है, कीट आक्रमण हो जाता है, बहुत सारे रोग हैं, मूल्य में गिरावट, ये सभी कारण हैं जो खेती एक जोखिम भरा, रिस्क भरा काम हो गया है। साथ ही साथ लोग जो है खेती को छोड़कर शहरों की ओर पलायन भी कर रहे हैं, तो ये भी एक काम है। शिक्षा और जागरूकता की कमी है। किसान शिक्षित नहीं होते, या फिर ऐसा समझिए कि जो लोग शिक्षित नहीं होते वही लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है अपने आप में। और इन सब से यदि बच गया तो भारत में प्राकृतिक आपदाएं तो हैं ही खेती को बाढ़ को प्रभावित करने के लिए। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप आदि चीज़ें हैं, ये सभी हैं। अब बात है कि इस सभी चीज़ों को, समस्या को समाधान के लिए भारत सरकार ने प्रयास क्या किया है। तो यदि सिंचाई में कमी है तो भारत सरकार ने उसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना लागू किया है। हर खेत को पानी के लिए सूक्ष्म सिंचाई जल संचयन खेत स्तर पर प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। यदि खेत में उर्वरकों पर असंतुलित उपयोग हो रहा है तो इसके लिए भारत सरकार ने सोयल हेल्थ कार्ड योजना लागू किया है। यदि कृषि तकनीक में कमी है तो इसके लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया गया है। इसके लिए ड्रोन, एआई, है ना, इस तरीके इंटरनेट ऑफ थिंग आधारित जो है चीज़ें लागू की गई है। यदि फसलों की जल्दी खराब हो जाता है, बीमा नहीं की गई है, तो इसके लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है। यदि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है तो उसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना लॉन्च की गई है। प्रोसेसिंग के कमी है तो उसके लिए किसान संपदा योजना लॉन्च किया गया है। ऋण में दिक्कतें आ रही है तो उसके लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया है, ताकि किसानों को आसान, सस्ता और शीघ्र ऋण मिले। जोखिम और मौसम पर निर्भरता है तो इसके लिए सरकार ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, भूमि जोत का आकार छोटा है तो इसके लिए सरकार ने किसान उत्पादक संगठन योजना लॉन्च किया है। बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने किसान रथ ऐप आधारित जो है बाजार विकसित किया है। उत्पादन के बाद यदि नुकसान हो जाता है तो इसके लिए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन चलाया है। ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, इसलिए परंपरागत कृषि के विकास योजना के लिए जैविक खेती के लिए क्लस्टर आधारित मदद जो है अब सरकार शुरू कर रही है। कृषि क्षेत्र में नवाचार की कमी है तो इसके लिए सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन या फिर कृषि स्टार्टअप सपोर्ट जो है ये कृषि नवाचार के लिए शुरू करने के लिए लॉन्च की गई है। तो हमने कृषि से संबंधित जितने सारे फैक्ट हो सकते हैं, कृषि क्षेत्र की समस्याएं, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का निदान कैसे हो, हमने सभी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो हमारा सेशन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अगले सेशन में मैं फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के आऊँगा। ये सेशन देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।
अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर और भी अन्य चीज़ें की जानकारी के लिए वीडियो उपलब्ध हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। और आपको अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।